नमस्कार, शाम के 4 बज चुके हैं और वक्त हो चला है 4 के चक्रव्यूह का। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह का नोएडा दौरा कल है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कार्यक्रम में होंगे शामिल। ग्रेटर नोएडा में सीआरपीएफ के ग्रुप सेंटर में आयोजित होने वाले पौधारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे। नोएडा के सेक्टर 1 स्थित के कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह रहने वाले हैं। इस दौरान कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। तो नोएडा के सेक्टर 1 स्थित कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह का नोएडा और ग्रेटर नोएडा का दौरा कल रहने वाला है, जहां नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कई कार्यक्रम हैं जिसमें शिरकत करेंगे। तो ग्रेटर नोएडा में सीआरपीएफ के ग्रुप सेंटर में आयोजित होने वाले पौधारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे। नोएडा के सेक्टर 1 स्थित कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में संबोधित करेंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नोएडा और ग्रेटर नोएडा के दौरे पर कल रहने वाले हैं। इस दौरान कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। तो सीआरपीएफ के ग्रुप सेंटर में आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही नोएडा के सेक्टर 1 स्थित कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में संबोधित करेंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह का नोएडा और ग्रेटर नोएडा दौरा रहने वाला है। कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम जिसमें शामिल होंगे। इसे लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। तो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कार्यक्रम होने वाले हैं जिसमें शिरकत करेंगे। इस दौरान ग्रेटर नोएडा में सीआरपीएफ के ग्रुप सेंटर में आयोजित होने वाले पौधारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कार्यक्रमों में शामिल होंगे। कल गृह मंत्री अमित शाह और ग्रेटर नोएडा में सीआरपीएफ के ग्रुप सेंटर में आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो वहीं नोएडा के सेक्टर 1 स्थित कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में संबोधित करेंगे। कल और इस दौरान नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कार्यक्रमों में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। हमारे ब्यूरो चीफ नोएडा से निशांत शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशांत, कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नोएडा और ग्रेटर नोएडा दौरा रहने वाला है। क्या कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहेंगे इस दौरान? देखिए, ग्रेटर नोएडा सीआरपीएफ ग्रुप जो सेंटर है उसके अंदर ये कार्यक्रम है, जिसको लेकर प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। हालांकि अमित शाह जो गृह मंत्री है उनको आने से पहले जो है पुलिस व्यवस्था की भी पूरी तरीके से जो पुलिस कमिश्नर है मॉनिटरिंग कर रही हैं। हालांकि कुछ रूट डाइवर्ट भी किए जाएंगे और कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को मजबूत रखने के लिए और पुलिस सुरक्षा को मजबूत रखने के लिए पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। ठीक है निशांत, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। वहीं कांग्रेस से अलग होकर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी बनाने वाले जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आजाद जम्मू कश्मीर के लोगों से कह रहे हैं कि हिंदू धर्म इस्लाम से भी पुराना है और सभी मुसलमान पहले हिंदू ही थे। हिंदुस्तान और उसकी मिसाल हमारी कश्मीर, हमारे हिंदुस्तान में इस्लाम सिर्फ वैसे ही पूरा इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले। हिंदू धर्म बहुत पुराना है। तो बाहर से आए होंगे 10-20, वो जब मुगलों के वक्त में उनकी फौज में थे। बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान हिंदुस्तान में।
और उसकी मिसाल हमारी कश्मीर में। कश्मीर में कौन था 600 साल पहले मुसलमान? सब कश्मीरी पंडित थे, सब वही इस्लाम कर गए, बन गए। हमारे हिंदुस्तान में इस्लाम सिर्फ और वैसे पूरा गुलाम नबी आजाद के बयान पर न्यूज पर इंडिया से बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। गुलाम नबी आजाद ने बयान दिया। उनका कहना है कि इस्लाम से पहले हिंदू धर्म आया था और कश्मीर में रहने वाले सभी हिंदू थे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हैं। सर, गुलाम नबी आजाद जी का इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? आदरणीय गुलाम नबी आजाद जी का बयान कड़वे सच को स्वीकार करने जैसा, और मैं इसका स्वागत करता हूं। सर, आपको लगता है कि विपक्ष के लोग इसको लेकर कहीं ना कहीं विरोध भी कर सकते हैं या कुछ दूसरी भी टिप्पणी कर सकते हैं? क्योंकि हिंदुओं को लेकर उन्होंने जो कहा कि पहले सभी लोग हिंदू थे और खासतौर पे कश्मीरी पंडितों का जिक्र किया, मुसलमानों का जिक्र किया, कहा कि हिंदू धर्म ही पहले था, इस्लाम बाद में आया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर में पूर्णतः शांति बहाली की परिस्थितियां पैदा हुई हैं। धारा 370 और 35 से खत्म करके समूचे भारत के साथ एक रस करने का काम किया गया है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पत्थरबाजों को भी सबक सिखाया गया। कश्मीर में पत्थरबाजी नहीं है, सामान्य जनता का व्यक्ति, चाहे वो किसी धर्म और पद्धति का हो, पूजा पद्धति का हो, वो शांतिपूर्वक जीवन रहने और अपना जीवन यापन करने और व्यापार करने के लिए स्वतंत्र कर रहा है। विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की कवायद नीतीश कुमार ने की। INDIA नाम रखा गया गठबंधन का। पहले भी दिल्ली सेवा बिल को लेकर आपने देखा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में किस तरीके से कुछ चर्चाएं हुई। हालांकि कांग्रेस ने इस बिल का विरोध किया, लेकिन अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने नजर आ रही है। कांग्रेस ने कह दिया कि हम 7 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कुछ अलग ही बयान आ रहे हैं। आपको लगता है कि एकजुट होने से पहले ही कहीं ना कहीं फूट पड़ गई है? फूट तो उस दिन पड़ गई थी जिस दिन इनका नामकरण हुआ था। इंडिया एक साथ होना चाहिए था, INDIA, I.N.D.I.R.A। फूट तो उसी दिन डाल ली थी उन्होंने अपने आप। और जिस दिन राज्यसभा में बहस हो रही थी दिल्ली के सेवा बिल पर, उस समय भी कांग्रेस के मित्र ये कह रहे थे हमने तो इस बिल पर साथ दिया, इसके अलावा हमारा आप पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो अखिलेश यादव सर अभी से तैयारियों में जुट गए हैं। समाजवादी पार्टी को सशक्त कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को मजबूत करने की कवायद चल रही है, प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। किस तरीके से एक देखते हैं, क्या लोकसभा के चुनाव में खासतौर पर उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें, समाजवादी पार्टी चुनौती दे सकती है बीजेपी को? लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष का होना भी आवश्यक है। अगर समाजवादी पार्टी मजबूत होने का प्रयास कर रही तो हमको आपत्ति का कोई कारण नहीं है, लेकिन कितना ही प्रशिक्षण दे लें, कितना ही प्रयास कर लें, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश की जनता जानती है कि भारत माता सुरक्षित है तो नरेंद्र मोदी के हाथ में सुरक्षित है। धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी। वीडियो जर्नलिस्ट राज के साथ पीयूष तिवारी। उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की है। इस दौरान सूर्य प्रताप शाही ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि किसानों की आय दोगुनी की जाए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सूर्य प्रताप शाही जी हैं। सर, किसान लगातार ऑर्गेनिक खेती की ओर अग्रसर हो रहे हैं, सरकार की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की जा रही है? देखिए, हमारे 7 जनपद बुंदेलखंड के वो गो आधारित प्राकृतिक खेती के भीतर लिए गए हैं, जिस पर सरकार ने क्लस्टर वाइज जो है कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। सभी विकास खंडों में चरणबद्ध तरीके से 500 हेक्टेयर के भीतर हम क्लस्टर तैयार करके और प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी तरीके से नमामि गंगे के अंतर्गत 42 जनपदों में गंगा जी के किनारे दोनों ही हिस्सों में 5 किलोमीटर तक ये प्रयास किया जा रहा है कि ऑर्गेनिक खेती हो और प्राकृतिक खेती के रूप में भी उसको आगे बढ़ाए जाने की कोशिश की जा रही है। उसके लिए किसानों को जागरूक किया गया है, उसके क्लस्टर बनाए गए हैं और उस कार्य को प्रारंभ किया गया है। सर, एक आखिरी सवाल, मायावती जी लगातार कहती आई हैं कि पार्टियां जातिगत राजनीति कर रही हैं, अब उन्हीं की पार्टी में जातिगत राजनीति शुरू हो गई। जातिगत राजनीति की शुरुआत तो उन्हीं लोगों ने किया। तिलक तराजू और तलवार, उनको मारो जूतो चार, ये कहने वाले कौन लोग थे? उनको ये जवाब देना चाहिए कि वो लोग क्या कर रहे थे।
धन्यवाद सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे उत्तर प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि किसानों को बेहतर उपकरण मुहैया कराए जाए ताकि वो अपना बेहतर परिणाम दे सके। उसके अलावा मायावती के जातिगत वाले बयान पर भी उन्होंने बोला है कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। ये बयान भी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जारी किया गया था। वीडियो जर्नलिस्ट अमित साहनी के साथ नीलेश चौहान, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। न्यूज़ 1 इंडिया ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण जुग से खास बातचीत की है। इस दौरान तरुण जुग ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि वन पर्यावरण को आगे बढ़ाया जाए। सब बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया गया है। आज आप एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, क्या संदेश है उत्तर प्रदेश की जनता को? उत्तर प्रदेश की जनता को ये संदेश है कि अपने खेत में पेड़, अपने खेत की मेड़ पर ज़रूर लगाओ और खेत में मेड़ ज़रूर हो, और पेड़ लगाने से उसकी आमदनी भी बढ़ेगी, वाटर लेवल भी बढ़ेगा और बेहतरी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, ग्लोबल टेम्परेचर कम होगा, ठंडक रहेगी और क्लाइमेट चेंज नहीं होगा। सर घोसी में उपचुनाव होना है, ऐसे में समाज न्यूज़ 1 इंडिया ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग से खास बातचीत की है। इस दौरान तरुण चुग ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। विपक्ष ने काफी कोशिशों के बाद एक मंच पर लाने की कवायद तमाम नेताओं को की। INDIA नाम भी रखा, लेकिन एकजुट होने से पहले ही कहीं ना कहीं फूट नजर आ रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जी हैं। सर, एक दौर में आपने देखा कि दिल्ली सेवा बिल को लेकर भी एक बार बयानबाजी हुई थी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में। हालांकि दिल्ली सेवा बिल का विरोध कांग्रेस ने किया। अब कांग्रेस की ओर से यह कह दिया गया कि 7 सीटों पर हम तैयारी कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी कुछ और कह रही है। सत्ता लिप्सा कितनी बड़ी चीज है कि सुपारी जैसी आम आदमी पार्टी के एजेंडे में कांग्रेस फंस गई। क्योंकि ये भानुमति का कुनबा है, कोई यहाँ का पत्थर वहां का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा और अब वो कुनबा बिखर रहा है। क्योंकि कुनबा भ्रष्टाचारी, परिवारवादी, तुष्टीकरण करने वाले अहंकारी लोगों का घमंडिया गठबंधन है, जिसे देश की जनता नकार चुकी है, जिनके पास ना नेता है, ना नीति है, ना नीति है। इसलिए ये भानुमति का कुनबा बिखरने ही वाला है। चुनाव आयोग को लेकर शरद पवार ने जो टिप्पणी की है, आप उनकी टिप्पणी को किस तरीके से देखते हैं? चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है, अपने तरीके से आजादी से काम करता है और विश्व के अंदर भारत के लोकतंत्र की, भारत के चुनाव आयोग की एक बहुत बड़ा सम्मान व मान्यता है। वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, भारत का सम्मान है। और माननीय शरद पवार जी को भी इसी इंस्टीट्यूशन ने मुख्यमंत्री बनाया, इसी इंस्टीट्यूशन ने जिताकर इनको मंत्री बनाया, अब भी सांसद हैं। बेवजह बयानबाजी के लिए इंस्टीट्यूशंस को बदनाम नहीं करना चाहिए। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, विश्वकर्मा योजना से जुड़ा हुआ, किन किन लोगों को ये लाभ पहुंचने जा रहा है केंद्र सरकार की, ये क्या कुछ? एक स्वागत योग्य कदम है। देश के अंदर 13,000 करोड़ रुपए की 18 ट्रेड्स के ऊपर उसके लिए लगाना और एक बहुत बड़े वर्ग के हाथों को रोजगार युक्त करना और उनके हाथों के हुनर को बढ़ाना, हुनर को विकास युक्त करना और हुनर को वित्तीय सहायता देना, ये मैं समझता हूं अपने आप में एक बहुत बड़ी योजना है और दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी की योजना है। ये योजना भारत को एक बड़ी जंप के लिए तैयार करेगा। धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जी। राज के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। विपक्ष अलीगढ़ के था जो कि मौजूदा समय में नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा की गई। वहीं इस फायरिंग में एक अन्य व्यक्ति भी शामिल था। गभाना राजा के किले में ये फायरिंग वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामले की खबर मिलते ही नगर पंचायत अध्यक्ष अभिमन्यु राज सिंह समेत 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। स्वतंत्रता दिवस के बाद लॉन्च हुआ थीम सॉन्ग। यूपी पुलिस ने लॉन्च किया पुलिस पर आधारित गाना। गाने के माध्यम से पुलिस ने बताया कर्तव्य और उपलब्धि।
तो यूपी पुलिस ने लॉन्च किया थीम सॉन्ग। गाने के माध्यम से पुलिस ने बताया कर्तव्य और उपलब्धि। तो स्वतंत्रता दिवस के बाद लॉन्च हुआ ये थीम सॉन्ग। यूपी पुलिस ने लॉन्च किया ये पुलिस पर आधारित गाना। तो गाने के माध्यम से पुलिस ने बताया कर्तव्य और उपलब्धि। चट्टानों की जिद पिघला दी, बाजू को आग बनाया है, कांधे पे सितारे नहीं हमने, यूपी का मान सजाया है। हम घर भूले, रिश्ते भूले और ताक पे रख दी नींद कहीं, बस एक ही धुन में रहते हैं, टूटे न कोई उम्मीद कहीं। परवाह नहीं है जाने वतन, 100 बार जिए 100 बार मरे, तू हंसता रहे तेरी खातिर हम 100 दर्द के पर्वत पार करे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। कामयाबी की ओर बढ़ रहा चंद्रयान-3। चंद्रयान-3 को मिली नई सफलता। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो को बड़ी कामयाबी। तो आपको बता दें, प्रोपल्शन सिस्टम से अलग हुआ चंद्रयान-3 का लैंडर। धीरे धीरे चांद की सतह की ओर बढ़ रहा चंद्रयान-3। शुक्रवार शाम 4 बजे चांद की सतह के करीब आएगा चंद्रयान-3। तो 23 अगस्त को चांद की सतह पर उतरेगा चंद्रयान-3। तो कामयाबी की ओर अब चंद्रयान-3 23 अगस्त वो तारीख होगी जब चांद की सतह पर ये चंद्रयान-3 उतरेगा। और अगर ये सफलतापूर्वक लैंडिंग होती है, एक नया इतिहास भारत रचेगा। तो प्रोपल्शन सिस्टम से अलग हुआ है चंद्रयान-3। धीरे धीरे चांद की सतह की ओर बढ़ रहा चंद्रयान-3। शुक्रवार शाम 4 बजे चांद की सतह के करीब आएगा चंद्रयान-3 और 23 अगस्त को चांद की सतह पर उतरेगा चंद्रयान-3। तो चंद्रयान-3 को मिली नई सफलता। अब नजर है जब चंद्रयान-3 लैंड करेगा और सफलतापूर्वक अगर ये लैंडिंग होती है तो एक नया इतिहास विश्व में लिखा जाएगा। तो 23 अगस्त वो तारीख होगी जब चांद की सतह पर उतरेगा चंद्रयान-3। तो कामयाबी की ओर बढ़ रहा चंद्रयान-3। तो जिस तरह से चंद्रयान पर लगातार नजर है, इस बीच इसरो ने यह नई जानकारी दी है कि किस तरह से चंद्रयान अपनी सफलता की ओर बढ़ता हुआ।
अब खबर लखनऊ से है, जहां चलती कार बनी आग का गोला। लोहिया चौराहे के पास कार में लगी आग लगने से मचा हड़कंप। फायर विभाग को दी गई सूचना। तो लखनऊ से यह खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर चलती कार आग का गोला बन गई। लोहिया चौराहे के पास कार में लगी आग, तो आग लगने से हड़कंप मच गया। फायर विभाग को सूचना दी गई, जिसके बाद लगातार आग को बुझाने का प्रयास किया गया। तो राजधानी लखनऊ की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से चलती कार आग का गोला बन गई। अरे किसी के आसपास वो मिल जाता ना, अगर फायर ब्रिगेड वाला समय रहते सही है। और धू धू कर पूरी कार जल गई। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं, लेकिन चलती कार किस तरह से आग का गोला बन गई, ये तस्वीरों में भी आप साफ देख सकते हैं। लोहिया चौराहे के पास की ये घटना है, जहां एक कार आग का गोला बन गई। तो आग लगने से हड़कंप मच गया, जहां तुरंत अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई। लोहिया चौराहे के पास की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से एक कार आग का गोला बन गई। धू धू कर कार जलकर खाक हो गई। गनीमत ये रही कि कार में इस हादसे में किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं। तो चलती कार आग का गोला बन गई। अरे किसी के आसपास वो मिल जाता ना, अगर फायर ब्रिगेड वाला समय रहते सही है। सील अस्पताल खोलने पर सख्त हुआ जिला प्रशासन। प्रसूता की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सील किया था अवैध अस्पताल। बाद में अस्पताल को मान्यता देते हुए वापस खुलवा दिया गया। बीकेटी विधायक योगेश शुक्ला की शिकायत के बाद डीएम ने शुरू की कार्रवाई। जांच मामले में सीएम कार्यालय ने अधिकारियों से मांगा जवाब। तो सील अस्पताल को एक बार फिर से मान्यता देकर खोल दिया गया, जिस पर प्रशासन अब सख्त है। मामले में सीएम कार्यालय ने अधिकारियों से जवाब मांगा है। तो सील अस्पताल खोलने पर सख्त हुआ है जिला प्रशासन। प्रसूता की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सील किया था ये अवैध अस्पताल, जिसके बाद अस्पताल को मान्यता देते हुए एक बार फिर से ये खुलवा दिया गया, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।